हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स ई पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक IBO 1 से रिलेटेड है। राइट, IBO 1 यूनिट 4 का ये टॉपिक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। आइए तो बात कर लेते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। तो देखो, नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या होता है। बैरियर्स का मतलब होता है एक तरीके से आपको रोकना, किसी काम को करने से आपको रोकना। यहाँ बात हो रही है ट्रेड की। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो बहुत सारी गवर्नमेंट, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी ऐसे काम करती हैं जिससे आपका जो ट्रेड है बाधित हो। सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया से किसी तरह का बिजनेस कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कुछ किसी एक तरह का बैरियर लगाएगी, चाहे वो टैरिफ हो या फिर नॉन टैरिफ हो, ताकि आपका जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया के साथ उतना बेहतर ना हो सके और उनका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो, ना कि इम्पोर्ट, है ना। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, ठीक है ना। जब कोई टैक्स के माध्यम से, कस्टम ड्यूटी, इस तरह की चीज़ों के टैक्सेस के माध्यम से अगर कोई आदमी बिजनेस में रोड़ा डालने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहेंगे टैरिफ बैरियर्स। बट यहाँ बात हो रही है नॉन टैरिफ की। मतलब यहाँ पे पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि अलग अलग तरीक़ों से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बाधित करने की कोशिश की जा रही है। अब आपके मन में होगा कि भाई, लोग इंटरनेशनल ट्रेड को बाधित करने की कोशिश क्यों करते हैं। एक तरफ तो बढ़ावा भी देते हैं, दूसरी तरफ बाधित भी करते हैं। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ। आपको पता होगा कि जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होता है तो ही आपको फ़ायदा होता है। जब आपका एक्सपोर्ट मतलब जो सामान आप बाहर बेच रहे हो प्लस जो सामान आपका अंदर आ रहा है, दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, तो उस टाइम पे जो सामान आप बाहर बेच रहे हो, अगर उसके अमाउंट ज़्यादा होंगे विद कंपैरिजन टू द इम्पोर्ट्स, जो सामान आप खरीद रहे हो, तो फिर आपको फ़ायदा होगा, है ना। उस केस में आपका सरप्लस होगा। तो सरप्लस तो सभी कंट्रीज़ को पसंद होता है, लेकिन डेफिसिट किसी को पसंद नहीं होता। और डेफिसिट कब होता है? जब हमारा लॉस, मतलब जो हमारा इंपोर्ट है वो ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। तो उस केस में जो है दिक्कत शुरू होती है। और उन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए, जो डेफिसिट है उसको कम करने के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही तरह के बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स की, ठीक है। तो प्री इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं। एज मेंशन अर्लियर, टैरिफ इज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड गिव प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि टैरिफ जो है वो एकमात्र ऐसा चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा सकते हैं बाय गिविंग द प्रोटेक्शन, है ना। द नॉन टैरिफ इंस्ट्रूमेंट्स आर न्यूमरस। नॉन टैरिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड डिसाइडेड टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ कारपेट्स फ्रॉम इंडिया ऑन द ग्राउंड दैट चाइल्ड लेबर इज यूज्ड इन द इंडियन कारपेट इंडस्ट्री, टू विच द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैव सीरियस ऑब्जेक्शंस। अब देखो, ये बहाना है अमेरिका का। अमेरिका ने कहा कि हम इंडिया के कारपेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है, जबकि बात ये पूरी तरह से सच नहीं है। चलो, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता भी है, और आपको आपको तो सिर्फ कारपेट से मतलब है ना। आपको तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। और कोई भी कंट्री अपना फ़ायदा देखती है, उसने इसलिए यहाँ पे इस बैरियर को लगाने की कोशिश की, उसने इसलिए बैन लगाया ताकि उसका जो डेफिसिट है वो ज़्यादा ना हो। आपको पता होना चाहिए, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं है, लेकिन इंडिया का जो ओवरऑल पूरे साल का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, उसमें हमेशा ही डेफिसिट रहता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया हमेशा सरप्लस में रहा है, जैसे कि अमेरिका के साथ इंडिया हमेशा सरप्लस में रहता है। अमेरिकन्स इंडियन सामान काफ़ी पसंद करते हैं, वो इंडियन सामान लेते हैं, और हम लोग जो है अमेरिका से बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदते। तो उसके कारण से जो इंडिया अमेरिका का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फिगर बनता है, उस केस में अमेरिका को डेफिसिट होता है, लॉस होता है, जिसके कारण से वो उसको कवर अप करने के लिए वो इस तरह के बहाने लगा करके बैन लगा देती है, ठीक है। इन द पास्ट ऑन मेनी ओकेजन्स कंसाइनमेंट्स हैव बीन रिटर्न्ड बाय द यूएसए ऑन द ग्राउंड दैट द गुड्स पोज हेल्थ हैजार्ड्स टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। कि वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो गुड है वो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ज़्यादा सही नहीं है। वो एक तरह से हैजार्डस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में उसको रखते हैं। तो इस मामले में भी वो लोग जो है ये एक एलिगेशन भी लगा करके वो हमारे सामान को रिटर्न कर देते हैं। Thus, human rights, damage to environment, health consideration, injury to domestic industries, etc., are the excuses offered by the importing country to restrict or prohibit imports. तो ये जो सारे मैंने अभी चीज़ें आपको गिनाई हैं, एक एक करके आपको बताता हूँ। ह्यूमन राइट्स, डैमेज टू इन्वायरमेंट, हेल्थ कंसिडरेशन, इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये वो सारे रीजंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है जिनका हवाला दे करके वो लोग जो है इम्पोर्ट को बैन करने की कोशिश करते हैं, प्रोहिबिट करने की कोशिश करते हैं।
और इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसे ही हम कहेंगे नॉन टैरिफ, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का टैक्स नहीं चढ़ाया जा रहा है। अब आपको मैं थोड़ा सा टैरिफ बैरियर्स के बारे में भी बता देता हूँ। टैरिफ बैरियर्स में क्या होता है कि सपोज अमेरिका में कोई सामान बिक रहा है 100 रुपये में, इंडिया उस सामान को अमेरिका को 80 रुपये में बेच रहा है, तो वहाँ के लोग 80 रुपये वाला सामान खरीदेंगे, मतलब इंडिया वाला सामान खरीदेंगे, तो वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनका तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो उस केस में अमेरिका क्या करेगी, इंडिया के ऊपर 30 रुपये का टैक्स लगा देगी। तो इंडिया का सामान 80 रुपये का है और टैक्स लगा के कितना हो गया, 110 रुपये का, और अमेरिका में वो सामान 100 रुपये में बेच रहा है, तो वहाँ के लोग फिर अमेरिकन सामान ही खरीदेंगे। आप समझ रहे हो, टैक्स बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग जो है अपने डिमांड को शिफ्ट कर दे, राइट। तो इसे कहते हैं टैरिफ बैरियर्स, बट हम अभी बात कर रहे हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स की। आगे चलते हैं। So various non-tariff barriers are imposed by the government to discriminate against imports or in favor of export। ठीक है, let us discuss briefly। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इस लाइन को नहीं पढ़ता हूँ मैं, बेकार है वो तीनों लाइन। आगे चलते हैं। कस्टम्स क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, ये सबसे पहला पॉइंट है जिसके बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, आई मीन रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। द ड्यूटी imposed on a particular import good depends on how it is classified in the tariff schedule and how it is valued by the customers authorities, जो कस्टम्स अथॉरिटीज़ है ना। तो किस पर्टिकुलर गुड के ऊपर किस तरह की ड्यूटी पड़ेगी वो डिपेंड करता है कि उस ड्यूटी को, उस टैरिफ को, है ना, किस तरीके से क्लासिफाई किया जा रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब जैसा प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर उस तरीके का ड्यूटी पड़ेगा, और ये डिसाइड कौन करता है, ये कस्टम अथॉरिटीज डिसाइड कर दी है। दिस एम्बिग्विटी प्रोवाइड्स कस्टम्स अथॉरिटी अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्री क्लासिफिकेशन एंड डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अब इस चीज़ के कारण कस्टम जो अथॉरिटी होती है उनके पास एक तरीके का अधिकार आ जाता है, या फिर अथॉरिटी होती है जिसके जरिए वो एक तरीके से आर्बिट्री क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बांट सकते हैं, और फिर जो वैल्यू है इंपोर्टेड गुड्स का उसको पता कर सकते हैं, राइट। अब अगर ये वो पता कर लेंगे तो डेफिनेटली वो उसमें रोड़ा डालने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। इंडिया भी ये चीज़ करती है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तकरीबन सारी कंट्रीज ऐसा करती हैं। कस्टम्स अथॉरिटी यूजुअली चार्ज हायर ड्यूटीज विच मे एक्ट एज अ डिटरेंट टू ट्रेड। यही मैं कहना चाह रहा था। वो क्या करेंगी, कस्टम ड्यूटी को अपना इतना बढ़ा देंगी कि इससे क्या होगा कि जो ट्रेड है वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो उस केस में जो बाहर के जो कंट्री होगी जो अपने सामान को बेच रही है इंडिया में, वो नहीं बेचना चाहेगी, राइट। तो ये हो गया कस्टम क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, जो कि कस्टम्स अथॉरिटी के पास होता है। वो चीज़ों के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते, वो अपने हिसाब से जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया तो लोग नहीं खरीदेंगे, अगर ठीक रहा तो फिर लोग खरीदेंगे। ओके आगे चलते हैं। सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स टू स्टिमुलेट द एक्सपेंशन ऑफ सच इंडस्ट्रीज। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सब्सिडीज का मतलब होता है कि आपको छूट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब आपका प्रोडक्ट अगर 80 रुपये का कॉस्ट प्राइस है तो गवर्नमेंट आपको इतना छूट दे रही है कि आपका प्रोडक्ट जो है 60 रुपये का हो जाए। और ऐसा गवर्नमेंट कब करती है, जब बाहर के प्रोडक्ट थोड़े सस्ते होते हैं। सपोज इंडिया का प्रोडक्ट 80 रुपये का था और वही सेम प्रोडक्ट चाइना इंडिया में 70 रुपये में बेच रही है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जिसका जैसे हमारे यहाँ पे 60 रुपये किसी चीज़ का दाम है, तो वो उसको सब्सिडी देगा, ठीक है। सॉरी 80 रुपया दाम है और 70 रुपया चाइना वाला है, तो लोग तो चाइना वाला खरीदेंगे। लेकिन इंडिया क्या करेगा, इंडिया सब्सिडी देगा अपने लोगों को, अपने प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो अपना प्राइस रिड्यूस करके 80 रुपये से 60 रुपये कर ले। तो वापस से हम कौन से सामान खरीदने लगेंगे, हम इंडिया के ही सामान खरीदने लगेंगे जो इंडिया में बने हैं, राइट। तो इस तरह का खेल चलता है सब्सिडीज के मामले में। तो इसको मैं पूरा पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर्स टू स्टिमुलेट द एक्सपेंशन ऑफ सच इंडस्ट्रीज। समझ में आ रहा होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल टैक्स एग्जेम्पशंस, कैश डिसबर्समेंट, प्रेफरेंशियल एक्सचेंज रेट्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद स्पेशल प्रिविलेज और सम अदर फेवरेबल ट्रीटमेंट। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके जरिए वो जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, कैश डिसबर्समेंट, टैक्स एग्जेम्पशंस, प्रेफरेंशियल एक्सचेंज रेट्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेशल प्रिविलेज और सम अदर फेवरेबल ट्रीटमेंट। ओके, सब्सिडीज हेल्प कंपनीज टू बी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। अब सब्सिडी के कारण क्या होता है, जो कंपनी होती है वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाती है, उसका प्राइस घट जाता है तो वो कॉम्पिटिटिव हो जाती है ना। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ एक्सपोर्ट असिस्टेंट टू एक्सपोर्ट्स टू मेक द एक्सपोर्ट बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल एंड अट्रैक्टिव। और गवर्नमेंट जो है जब एक्सपोर्ट कोई करता है ना, हमारे इंडिया में प्रोड्यूसर जब एक्सपोर्ट करता है तो उसको भी बहुत सारे असिस्टेंट्स प्रोवाइड करके जो है एक्सपोर्ट को एक तरीके से प्रॉफिटेबल और अट्रैक्टिव बना देता है लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस काम से जुड़ें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सब्सिडीज की। आगे चलते हैं, लोकल कंटेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट।
देख लेते हैं। लोकल कंटेंट रेगुलेशन आर इम्पोज्ड ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एनकरेज द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। अब लोकल कंटेंट रेगुलेशन जो है वो एक तरह का रेगुलेशन होता है जिसके जरिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रमोट करती हैं जो इम्पोर्ट आप कर रहे हो उसके सब्सटीट्यूट को तैयार करने में। सपोज इंडिया चाइना से टॉयज़ बहुत ज़्यादा बनाता है, मंगवाता है, अभी भी टॉयज़ जो है चाइना से इंडिया में बहुत ज़्यादा आता है, तो हम हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको एक तरीके से रेगुलेट करेंगे और बोलेंगे कि आप जो है टॉयज़ बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमारा नुकसान चाइना से टॉयज़ मंगवाने में ज़्यादा हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो आती है लेकिन टॉयज़ का कारोबार इंडिया में बहुत ज़्यादा है चाइना का, तो उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, राइट। वहाँ पे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगा करके जो लोकल कंटेंट है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे बाय वेरियस मीन्स, है ना, ताकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन तैयार किया जा सके, जिससे कि जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एनकरेज किया जा सके। अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशन सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन टू मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक सप्लायर्स। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इन सारे रेगुलेशंस के माध्यम से जो इनपुट होता है, इनपुट का कुछ एक परसेंटेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है उन सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में जिसका इस्तेमाल जो है डोमेस्टिक सप्लायर्स के द्वारा, उनके मतलब वो जो भेजते हैं उनके द्वारा होता है, मतलब उसका इस्तेमाल जो है इंडिया में होगा, है ना, जिसके जरिए हमें बाहर के कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। इन द सेम वे फॉरेन इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स आउटपुट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री। अब जो बाहर की कंट्री है उनको भी कहा जाता है कि आप बहुत सारे सामान जो है कुछ परसेंटेज जो है आप इंडिया के डोमेस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करके आप भेजो बाहर। आपको अगर बाहर भेजना है तो आप इंडिया के ही चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बाहर भेजो, अब बाहर के चीज़ों का इस्तेमाल करके इंडिया में नहीं भेज सकते, है ना। तो इस तरह की चीज़, तो लोकल कंटेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ये एक पॉइंट हो गया। आई गेस नीचे में कोई और पॉइंट नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो चलते हैं। अगला पॉइंट है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड हेल्थ रेगुलेशंस। ठीक है, ये एक तरीका है जिसके जरिए नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाया था। मैंने आपको पहले बताया भी कि टेक्निकली बोला जाता है कि टेक्निकली जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है, या फिर उसको हेल्थ हैजार्डस कहा जाता है कि जो हमारा हेल्थ है उसके लिए वो चीज़ अच्छा नहीं है, और उसके बेसिस पे जो है वो लोग उसको लगा देते हैं, क्या कहते हैं उसको, नॉन टैरिफ बैरियर को लगा देते हैं। माफ़ी चाहूँगा स्क्रीन के लिए, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। मैनी रेगुलेशंस आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी, हेल्थ, मेकिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे रेगुलेशंस जो है इम्पोर्ट्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं, चाहे वो उसके सेफ्टी से रिलेटेड हो, उसके हेल्थ से रिलेटेड हो, मार्किंग, लेबलिंग, पैकिंग और टेक्निकल स्टैंडर्ड, इन सारी चीज़ों का हवाला दे करके जो है बहुत सारे रेगुलेशन जो है इम्पोज कर दिए जाते हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, और इसके कारण से जो एक्सपोर्टर है वो परेशान हो जाएगा, राइट। सच रेगुलेशन पोर्ट हार्डशिप एंड क्रिएट बैरियर्स ऑन फॉरेन प्रोड्यूस्ड गुड्स, है ना। अब इस तरह के जो रेगुलेशंस होते हैं वो जो ऐसी चीज़ें जो बाहर में पैदा हुई हैं और इंडिया में आ रही हैं उसके ऊपर अगर हम इस तरह की चीज़ें लगा दें तो जो एक्सपोर्टर है वो परेशान हो जाएगा, वो नहीं बेचना चाहेगा। जैसे कि हम परेशान हो जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को हेल्थ हैजार्डस की कैटेगरी में डाल करके अमेरिका जो है उसको लेने से मना कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। एज अ रिजल्ट सम प्रोडक्ट्स में फ्रीली इंटर इन वन कंट्री एंड मे बी बैंड इन अनदर कंट्री। तो इस तरह की चीज़ों में कोई कोई प्रोडक्ट जो है किसी किसी कंट्री में बहुत आसानी से चला जाता है, और वही सेम प्रोडक्ट किसी और कंट्री में जब आप बेचने जाओगे तो फिर वो लोग उसको बैन कर देंगे, राइट। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जापानीज गवर्नमेंट रिक्वायर्स द सम इम्पोर्ट गुड्स टू बी टेस्टेड इन जापान इवन व्हेन दे हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन द डोमेस्टिक कंट्री। समटाइम्स क्या होता है कि जापान जो होती है, जब जापान जो है वो बाहर से चीज़ों को सपोज मंगवाया तो उसका टेस्टिंग ऑलरेडी जो है होम कंट्री में हो चुका है, फिर भी जापान कहेगा कि नहीं मैं भी इसको लेकर के टेस्ट करूँगा, उसके बाद ही मैं अलाउ करूँगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। Even they have already been tested in the domestic country. USA prohibits import of many types of agriculture products on these grounds. USA जो है इसी तरह की चीज़ों का हवाला देकर के बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेने से मना कर देता है, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं, इसको भी जी। तो अगला पॉइंट है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी गवर्नमेंट परचेसेस गिव प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। फॉर एग्जांपल बाय अमेरिकन रेगुलेशंस ऑफ यूएसए गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यूएस प्रोड्यूसर्स प्राइस परसेंट एडवांटेज ऑन डिफेंस डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ही सामान को खरीद ले रही है। सपोज इंडिया से अमेरिका कोई सामान जा रहा है तो उसको मार्केट में घुसना चाहिए, मार्केट के लोग खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, ठीक है मैं उसको नहीं खरीद करके मार्केट का सिचुएशन को ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट ही उस चीज़ को परचेज कर लेगी,
ठीक है। जैसे कि एक चीज़ मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही फ़नी इंसिडेंट है। अभी हाल ही में इंडिया को जो है ना बहुत बड़ा एक सरप्लस मिला अमेरिका के साथ जब ट्रेड हो रहा था। तो अमेरिका ने कहा कि जो हमारी कंपनीज़ के ऊपर जो इंडिया में बैन लगाया हुआ है, बहुत सारी कंपनीज़ के ना काम करने के तरीके के ऊपर बैन लगा हुआ है, जैसे कि अमेज़न ले लो, एप्पल ले लो, तो ये सारी कंपनीज़ ना काफ़ी परेशान थी। तो इसके लिए यूएसए ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है इन सारे बैन्स को, रेगुलेशंस को थोड़ा सा ईज़ कीजिए ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छा हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ठीक है, अगर ऐसा वो करते, अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करती तो वो अंदर आते, मतलब वो जो है इंडिया में और भी फ्रीली से जो है अपना सामान बेच पाते, तो उस केस में हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ जाता और माफ़ी चाहूँगा, इंपोर्ट बढ़ जाता और एक्सपोर्ट घट जाता, तो फिर हमारा डिफिसिट हो जाता है इस केस में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारा सरप्लस हो रहा है, जितना भी हमारा सरप्लस हो रहा है, उसके बदले मैं आपसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीद लेता हूँ। इससे इंडिया का भी लॉस नहीं होगा और अमेरिका से भी हमने सामान खरीद लिया, तो बराबर हो गया एक तरीके से। ठीक है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट जो है काफ़ी परेशान थी इस चीज़ को लेकर के, लेकिन आखिर में इंडिया ने वही किया। इंडिया ने जो है उस पैसे का, जो सरप्लस पैसा था, उसका इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लिया। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है, जब इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने की बात की जाती है तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो जाता है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्विसेज, नॉन टैरिफ बैरियर्स आर इम्पोज्ड ऑन कर्टेल ट्रेड इन सर्विसेज। आपको पता है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स का इस्तेमाल जो है ट्रेड एंड सर्विसेज, जब सर्विसेज में ट्रेड होता है तो उसको भी कर्टेल करने के लिए, उसको भी कम करने के लिए लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज ऑन ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, अकाउंटिंग, लॉ, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फ्रेंचाइजिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस सर्विस, इटीसी ऑन वेरियस ग्राउंड्स, है ना। इस तरह की सर्विस है। देखो, बैंकिंग क्या है, सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सर्विस है। इंश्योरेंस क्या है, सर्विस है। एडवर्टाइजिंग क्या है, सर्विस है। ये जितने भी सारी की सारी जो सर्विसेज वाली चीज़ें हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा देती है सर्विसेज के ऊपर, जिसके कारण से जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर वहाँ पे क्रिएट करता है और जो है ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो, दो तरह का ट्रेड होता है, एक होता है ट्रेड इन गुड्स, एक होता है ट्रेड इन सर्विसेज। तो ट्रेड इन गुड्स के ये सारे थे, और ये ट्रेड इन सर्विसेज वाला जो है आखिरी पॉइंट है, जहाँ पे ये सारी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर बैरियर लगा दे रही है। इसके ऊपर सपोज टैक्स बढ़ गया, या इसके ऊपर सपोज का किसी तरह का कुछ नियम लगा दिया कि नहीं, आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, इसको इसके थ्रू ही जाना होगा, ऐसे करके, है ना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आखिरी का 2 लाइन भी पढ़ देता हूँ। बिसाइड्स अबव रिस्ट्रिक्शंस देयर मे बी वॉलंटरली एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट, एंटी डंपिंग रिस्ट्रिक्शंस, स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज एंड प्रोसीजर्स ईटीसी। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो है एक तरीके से डिले करने की कोशिश की जाती है। परमिशन कहा जाता है कि आपको परमिशन लाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तो ही जो है आप इस सामान को हमारे कंट्री में बेच सकते हो। तो ये भी वो सारे पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए जो है नॉन टैरिफ बैरियर को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और पक्का शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से उनको भी पता चलेगा, राइट। और वो भी जो है उनका भी एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर होगा। तो इसको शेयर करना मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।